ज़िंदगी भर सोचता था कि मुझे ज़िंदगी में सिर्फ पैसे नहीं कमाने, मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करनी है। इशू ये नहीं था कि कल कैसा जाएगा, मगर सपनों को बुनने से पहले ईएमआई देखनी पड़ती थी। तो मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिसमें मेरे को कैपिटल ना लगाना पड़े, क्योंकि आज 90% यूथ और 90% लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम बिजनेस नहीं खोल सकते। बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल नहीं चाहिए होता, आपका कैरेक्टर चाहिए होता है। जनवरी में हम लोगों ने अपना ऑफिस खोला है। 13,000 रुपए के ऑफिस से शुरू हुई कहानी आज टेलीविजन के नेशनल चैनल पे जा सकती है। आज हम लोगों का 7 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। इस 7 करोड़ के रेवेन्यू पे हम 80 से 90 लाख रुपए प्रॉफिट बुक करते हैं। हेलो एवरीवन, इमेजिन कीजिए उत्तर प्रदेश की एक छोटी सी सिटी बरेली का एक ऑर्डिनरी फैमिली में रहने वाला एक लड़का, जहां खाने की कमी तो कभी भी नहीं थी, मगर चॉइसेस लिमिटेड थी। कभी भी इशू ये नहीं था कि कल कैसा जाएगा, मगर सपनों को बुनने से पहले ईएमआई देखनी पड़ती थी और उस तरीके से जर्नी शुरू हुई। वहां पे लड़का जिंदगी भर सोचता था कि मुझे जिंदगी में सिर्फ पैसे नहीं कमाने, मुझे एक फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट करनी है। तब मुझे ये नहीं पता था कि मैं सीए करूंगा या एमबीए करूंगा या जॉब करूंगा या अपना कोई बिजनेस। बस ये पता था कि मुझे एक एवरेज लाइफ नहीं जीनी। वहां से शुरुआत हुई और मैंने कदम रखा अपने सीए में। मुझे लगता था कि सीए करके कहीं ना कहीं पैसे बनाए जा सकते हैं और अपनी एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से निकल के मैं कुछ बड़ा बिल्डअप कर पाऊंगा। एंट्रेंस तो क्रॉस हो गया और इंटरमीडिएट का एक लेवल भी क्रॉस हो गया, मगर एक ग्रुप 2 बार मैं फेल भी हो गया। लाइफ में सारे फेलियर आपको डिस्गाइज के टाइम पे हेल्प करते हैं। जब आप पीछे जाते हो और देखते हो कि वो मेरी लाइफ में अच्छा था कि नहीं, तब आपको पता चलता है कि उस फेलियर ने आपकी लाइफ में क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया। तो सीए छोड़ के मैं चला गया फिर अपना एमबीए करने पुणे, और वहां से शुरुआत हुई। अगर मैं देखूं कि मैंने अपने एमबीए में क्या सीखा जो मेरी आज लर्निंग काम आती है, वो ये था कि मैं कैसे लोगों से काम करवा पाता था, कैसे ज्यादा लोगों से अलग अलग चीजों में कंट्रीब्यूशन ले पाता था। फर्स्ट ईयर में मेरी इंटर्नशिप लगी इंडिया की टॉप एनबीएफसी बजाज फाइनेंस के साथ। वहां पे मैंने उनके पुणे के ऑफिस में 3 करोड़ की सेल करी। तो मुझे ये पता चल गया था कि ये कंपनी मेरे को अगले साल हायर तो कर ही लेगी। तो अब मुझे वहां से ऑटोमेटिकली बजाज का ऑफर आया कि आपको अब 50,000 रुपए की सैलरी पे हम हायर कर लेंगे और दिल्ली भेज देंगे। वहां से मेरा एक कॉर्पोरेट का कल्चर स्टार्ट हुआ। तो वहां पे बजाज में काम करते करते सैलरी 50,000 रुपए से 2.5 लाख रुपए तक की पहुंच गई थी, मगर टाइम थोड़ा सा कम हो गया था। लाइफ में सुबह 8 बजे से शुरू करता था, 11-12 बजे तक मेरा काम चलता रहता था। तो अब ये तो लगता था कि यार मैं पैसे बना लूंगा, जिंदगी अपनी अच्छी कर लूंगा, मगर कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर मैं किसी और कंपनी को आगे बढ़ा रहा हूं तो क्या मैं कोई अपनी कंपनी बढ़ा नहीं सकता? जैसे मैं दूसरों की कंपनी को आगे लेके जा रहा हूं, क्या मैं अपनी कंपनी नहीं बना सकता जिसको मैं आगे लेके जा सकूं? तो फिर एक मेरा फ्रेंड था, वो मेरे पास पार्टी करने आता था सैटरडे संडे, क्योंकि मेरा टाइम थोड़ा सा कंस्ट्रिक्टेड था। तो एक दिन मैं उसको बस स्टैंड छोड़ के जा रहा था, जो मेरी लाइफ का सबसे सेकंड टर्निंग पॉइंट था। पहला टर्निंग पॉइंट था जब मैंने सीए छोड़ के एमबीए में गया, और सेकंड टर्निंग पॉइंट था कि मैं गाड़ी में उसको छोड़ने जा रहा हूँ आनंद विहार बस स्टैंड। और मैंने उसको कहा, यार लोग पैसे से पैसा बना लेते हैं और मैं एक कंपनी में बढ़िया काम कर रहा हूँ, 70 लोगों की टीम संभाल रहा हूँ, और मुझे दिख रहा है कि इंडस्ट्री में पैसे से पैसा बनाया जा सकता है। तो मुझे कुछ ऐसा बनाना है जिसमें मेरे को कैपिटल ना लगाना पड़े, क्योंकि आज 90% यूथ और 90% लोग ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए हम बिजनेस नहीं खोल सकते। और मैं एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली से आता था, मुझे पता था कि कैपिटल तो मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा, मगर मुझे ये था कि मैं एक्सक्यूजेज वाला इंसान नहीं था। मैं किसी भी चीज के लिए एक्सक्यूज नहीं लेता था। तो अभिनव ने कहा कि यार कितने पैसे लगेंगे कंपनी बनाने के लिए? तो मैंने कहा शायद 0 रुपीज लगेंगे। तो वो हंसने लग गया कि यार 0 रुपीज में कौन सी कंपनी खुल जाती है? तो मैंने उसको बताया कि यार मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे दिखता है कि अगर हम लोग लोगों को पैसे देते हैं, लोन्स वगैरह देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं, इन्वेस्टमेंट देते हैं, तो उसमें काफी अच्छे मार्जिन हैं और हम लोग बढ़िया पैसे बना सकते हैं इससे। तो अब मैंने अभिनव को कहा, यार मैं अभिनव जॉब तो तब छोड़ूंगा जब हम लोग अपना बिजनेस सेट कर लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मैं पहले दिन जॉब छोड़ूंगा, हाई पेइंग जॉब है, तब छोड़ेंगे जब हम धंधे को कुछ बना लेंगे। नहीं बना पाएंगे तो शायद धंधा छोड़ देंगे। तो उसने भी इस बात पे ओके करके अपने फादर को कन्विंस किया। तो वहां से शुरू होता है कि अभिनव आ गया। अब मेरा जो टाइट शेड्यूल था 8 से 11 बजे का, वो चल रहा है। अब सुबह मैं पूरा बजाज फाइनेंस में काम कर रहा हूँ और शाम को मैं अभिनव की ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो ये था कि जब मैं अभिनव को ट्रेन कर लूंगा, हम लोग काम निकालना शुरू कर देंगे, उसके बाद जॉब छोड़ेंगे।
तो पूरे दिन एक मशीन की तरह हम इसी तरीके से काम कर रहे हैं। अब 1.5 महीना हो गया था हम लोग को बिजनेस चलाते हुए। मेरे एक पुराने कस्टमर का कॉल आया कि यार हरप्रीत, मेरे एक ब्रदर को ना बिजनेस लोन चाहिए। तो मैंने फटाफट कुछ नहीं सोचा, मैंने उस लीड को अभिनव को पास किया। वो हमारा केस 30-35 लाख रुपए का अप्रूव हुआ और वहां से हम लोग को जिंदगी में पहली बार 60,000 रुपए आए। ये बना हमारा सीड कैपिटल। कि जनवरी में हम लोगों ने अपना ऑफिस खोला है, पहला ऑफिस है हमारा, और मैं बजाज में काम कर रहा हूं। अब जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, इन 2 महीनों में हमने अप्रॉक्स 80,000 या 1 लाख रुपए के आसपास बनाए। अब इश्यू ये था कि मैं एक हाई पेइंग जॉब में था और अभिनव भी अपना बिजनेस छोड़ के आया था, तो इतने कैपिटल में हमारा काम नहीं चल सकता था, और अगर दोनों वो छोड़ के बैठ जाते तो फिर वो बिजनेस नहीं बना पाते। मगर एक दिमाग में मेरी रेस और चल रही थी कि बजाज मेरे को IIM से मेरा MBA स्पॉन्सर कर रहा था। तो घर वालों ने कहा कि यार तूने कभी भी बिजनेस करना करते रहियो, मगर पहले ये बजाज से MBA कर लियो ताकि तेरे 20 लाख रुपए खर्च ना हो जाए खुद की जेब से, और इस वाली अपॉर्चुनिटी को मत छोड़ना। और मेरे दिमाग में ये चीज बार बार आ रही थी कि अगर मैंने ये MBA कर लिया तो मैंने जिस दोस्त को अपने बुलाया हुआ है वो भी कहीं ना कहीं डीरेल हो जाएगा, क्योंकि इस इंडस्ट्री से नहीं आता, मेरे को देखनी पड़ेंगी वो सारी चीजें। और अगर मैंने ये MBA कर लिया तो मैं 1 साल तक 1.5 साल तक जॉब नहीं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि उसमें भी कमिटमेंट होते हैं जब कंपनी आपको ऐसी चीज स्पॉन्सर पे करवा रही होती है। तो फिर मैंने अभिनव को बुलाया, टाइम था 3 मार्च का, 3 मार्च 2019। तो मैंने अभिनव को बुलाया कि यार अभिनव आ जा। तो वो ऑफिस से निकल के मेरे ऑफिस आया, 2-4 मिनट का डिस्टेंस था। तो मैंने उसको कहा यार मेरे को लग रहा है कि अगर हम लोगों ने अभी मैंने रिजाइन नहीं मारा तो शायद ये बिजनेस को हम आगे नहीं लेके जा पाएंगे और ये बिजनेस बंद हो जाएगा। वहां से शुरू किया कि अब 2019 में हमने अपना बिजनेस शुरू किया है। हम 3 लोगों से 15 लोग हो गए और हमने अपनी नई ब्रांच 2020 की जनवरी में अपने होम टाउन बरेली में भी खोल ली है। तो हल्के हल्के बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं। और फिर आ गया कोविड 2020। तो उस कोविड ने भी हम लोग को एकदम से स्लो नहीं किया, क्योंकि हम लोग को ये समझ में आया कि 2 तरीके के लोग होते हैं। एक जो चीजों को देख के डर जाते हैं, और दूसरे जो उसी चीजों को देख के अपनी अपॉर्चुनिटी निकालते हैं। तो हमें ये समझ में आया कि अगर हम लोग सिर्फ DSA बन के रह गए तो इंडिया में लाखों DSA हैं ऑटोमेटिकली, और हम एक मीटू प्रोडक्ट बन के रह जाएंगे। जो पुराना बिजनेस है हम उसी में रह जाएंगे। तो हमें कहीं ना कहीं अगर लोग घर से काम करना शुरू कर रहे हैं तो हमें टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंपनी बनना ही पड़ेगा। तो हमने 2020 में अपनी टेक्नोलॉजी स्टार्ट करी बिल्ड करना। वहां से हम लोग फिनटेक के डोमेन में आना शुरू हुए। 2022 के आसपास हम एक फिनटेक कंपनी बन चुके थे, और हमने जैसे लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलवानी थी तो हम अपनी कंपनी का नाम रख चुके थे F2 फिनटेक। F2 स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। कैसे मैं अपनी लाइफ में वहां तक पहुंच सकता हूं कि अब मुझे कमाने के लिए पैसे नहीं चाहिए, घूमने के लिए पैसे नहीं चाहिए, खाने के लिए, चीजें एक्सप्लोर करने के लिए अब मुझे वो टैग्स नहीं देखने पड़ेंगे। मेरे पास अपनी जिंदगी भर के लिए इतना पैसा आ गया है ताकि मैं अपनी जिंदगी आराम से निकाल पाऊं। तो वहां से शुरुआत हुई F2 फिनटेक की 2022 में। हम लोग अभी 50 लोग हो गए थे, प्रॉफिटेबल थे। हर साल हम लोग अप्रॉक्स 3 से 4 करोड़ तक के रेवेन्यू पे पहुंच गए थे। वहां से 2024 में हम लोगों ने क्लोज किया 3.5 करोड़ का रेवेन्यू और 30 लाख रुपए का प्रॉफिट। और वहां से ऑटोमेटिकली हम लोग टकराए IIM के अंदर शार्क टैंक के फाउंडर से, जो शार्क टैंक को इंडिया में लेके आए हैं। तो वो बता रहे थे कि यार हम सारे फाउंडर्स को नहीं लेके आना चाहते हैं शार्क टैंक में, क्योंकि लोग सोचते हैं मिर्च मसाला है और सिर्फ ऐसे फाउंडर्स को लेके आया जा रहा है जो ज्यादा अच्छा टीवी पे बोल रहे हैं। तो उन्होंने एक लाइन बोली कि हम लोग ये नहीं कह रहे कि ये सारे फाउंडर्स आओ, बहुत सारे इंक्यूबेशन हब्स हैं, बहुत सारे VCs हैं जहां आप लोग जा सकते हो। बस जिस फाउंडर को टेस्ट करना है कि वो कैसा है और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे चेक करना है, सिर्फ वही लोग आए। तो हम लोग इंटरव्यू देने सिर्फ उस बात पे, लास्ट डेट थी, हम इंटरव्यू देने मुंबई गए। वहां पे 20 मिनट का स्लॉट था और हम लोग का वो इंटरव्यू 1.5 घंटा चला। तो उस 1.5 घंटे में हमें ये समझ में आ गया था कि हम फाइनली जजेस के सामने तो जरूर जा ही रहे हैं। तो ऑटोमेटिकली एक दिन मेल आता है कि वेलकम, शार्क टैंक के सामने अब आपको ये जजेस हैं और आप लोगों को आना है। तो वो एक डिसीजन था जहां हम लोग को लगा यार कि वो एक 13,000 रुपए के ऑफिस से शुरू हुई कहानी आज टेलीविजन के नेशनल चैनल पे जा सकती है। और हम उस 4 साल में इतनी मेहनत कर चुके हैं कि हम अपने ब्रांड को इंडिया तक लेके जा सकते हैं बिना कोई पैसा लगाए। हमारा 3 करोड़ का रेवेन्यू 5 करोड़ हुआ और आज हम लोगों का 7 करोड़ का रेवेन्यू हो चुका है। इस 7 करोड़ के रेवेन्यू पे हम 80 से 90 लाख रुपए प्रॉफिट बुक करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने अपनी फैमिली से 1 रुपया भी नहीं उठाया। सिर्फ इसके लिए हमारी 3 चीजें लगी, क्योंकि मुझे यह पता था कि बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल नहीं चाहिए होता, बिजनेस को चलाने के लिए आपका कैरेक्टर चाहिए होता है। बिजनेस को चलाने के लिए आपको पैसा नहीं चाहिए, बिजनेस को चलाने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आपने कंसिस्टेंसी से और डेडिकेशन से
एक चीज पे लगे रहे तो ये आपको ऑटोमेटिकली जिंदगी में आगे पहुंचाएगी और आप पीछे नहीं रहोगे। जो 90% यूथ होता है वो इस वजह से अपना बिजनेस छोड़ देता है क्योंकि उसको डर लग रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है शायद मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजों को हम लोग को साइड लाइन में बिठाना पड़ेगा अपनी जिंदगी के लिए, क्योंकि जब जब हमें डर लगेगा, हो सकता है हम वो पहली बार ट्राई कर रहे हो, दूसरी बार ट्राई कर रहे हो, मगर जब हम उसको 10वीं बार या 15वीं बार कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा वो स्किल हमें नहीं आएगी। फाइनेंशियल टिप्स जो मैं लोगों को देना चाहता हूं, क्योंकि हम लोग फिनटेक ब्रांड से ही आते हैं, तो मैं अपने ब्रांड से स्टार्ट करता हूं। जिंदगी में लोग लोन लेते हुए ये सोचते हैं कि यार मेरे को सबसे सस्ता लोन मिल जाए। तो आपको जिंदगी में ये नहीं देखना है कि मेरे को सस्ता लोन कहां से मिलेगा या मेरी ईएमआई कम हो जाए। एग्जाम्पल, अगर कोई 10 लाख रुपए का लोन ले रहा है तो वो कहता है यार, अगर कोई इंसान आपको कह रहा है कि एक बैंक आपसे लेगा 15,000 रुपए महीना, एक बैंक आपसे लेगा 30,000 रुपए महीना और एक बैंक आपसे मांगेगा 40,000 रुपए महीना, आप कौन सी ईएमआई चूज करोगे? तो हो सकता है लोग कहें यार मुझे 15,000 वाली ईएमआई दे दो। तो यही होती है सबसे बड़ी फाइनेंशियल लूपहोल जो आपको बैंक दिखने ही नहीं देता है। आपको कभी भी ये नहीं देखना कि मेरी सबसे कम और सबसे ज्यादा ईएमआई कहां आ रही है। आपको हमेशा देखना है मेरी कॉस्ट ऑफ लैंडिंग क्या होगी। एग्जाम्पल, अगर मैंने 10 लाख रुपए का लोन लिया और उसको 2 साल में वापस दिया तो उसकी ईएमआई ज्यादा ही आएगी। मगर उसी लोन को अगर मैंने 6 साल पे किया तो उसकी ईएमआई कम ही आएगी। मगर मैं 6 साल वाले में ज्यादा पैसे दूंगा या 2 साल वाले में, 100% 6 साल वाले में ही ज्यादा दूंगा। तो अगर मेरे को ये देखना है कि मैंने 10 लाख रुपए के 15 लाख वापस किए या 10 लाख के 12 लाख, वो निकालता है आपके लिए कॉस्ट ऑफ लैंडिंग। तो जब भी आप कभी लोन ले रहे हैं, किसी भी तरीके का लोन ले रहे हैं, आप सिर्फ ये निकालिए, किसी भी बैंक से ले रहे हैं, एनबीएफसी से ले रहे हैं, आपको ये निकालना है कि मैंने अगर 10 लाख रुपए राम से लिए या शाम से लिए, मैं इन दोनों को वापस कितने करूंगा। जिसको भी मुझे पैसे कम वापस करने पड़े हैं फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से, मुझे वो लोन चूज करना चाहिए। तो लैंडिंग की थी ये टिप नंबर 1। इन्वेस्टमेंट के लिए हमें लग सकता है कि यार हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मेरे पास तो पैसे नहीं आते, मेरी तो 15,000 की सैलरी है, मैं क्या इन्वेस्टमेंट करूं, मेरी 1 लाख की सैलरी है, मैं कितना ही पैसा बचाऊं। मगर आपको यह समझना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीजें ही एक दिन बड़ी होती हैं। एक साथ आपके पास कभी जिंदगी में मौका नहीं आएगा कि आप एक बड़ी चीज कर लो। तो अगर आप छोटा छोटा अमाउंट भी 5,000, 2,000, 1,000 रुपए, 500 रुपए, ये थोड़े थोड़े टाइम के लिए भी अगर आप इन्वेस्ट करते हुए चलते हो तो एक दिन ये कंपाउंडिंग आपको इफेक्ट दिखाते हैं। अगर मैं 1,000 रुपए से और 5,000 रुपए से भी स्टार्ट करता हूं तो जब मैं अपने 20 साल का करियर निकाल चुका हूं तब मेरे पास एटलीस्ट इतना पैसा होगा कि मैं फाइनेंशियली रिटायर हो सकता हूं। इंडिया में आज आपको फाइनेंशियली रिटायर होने के लिए 3 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आपके पास ये 3 करोड़ रुपए है तो आप घूम सकते हैं, कहीं भी खा सकते हैं, कहीं भी अच्छी इन्वेस्टमेंट की तरह रह सकते हैं और ये पैसा आपकी जिंदगी तक खत्म नहीं होगा। मतलब अगर आप 70 तक जी जाएं, 80 तक जी जाएं या 90 तक जी जाएं, 100 साल तक तो आजकल घर वाले तक की भी एज नहीं पहुंच रही है। तो अगर 100 साल की भी मैं मैक्सिमम कैपिंग पकड़ लूं तो आपको करियर में 50-60 साल के लिए पैसे चाहिए। और ये 50-60 साल के लिए ये 3 करोड़ रुपए बहुत होते हैं, क्योंकि ये 3 करोड़ भी जब आप इकट्ठा कर लोगे तो ये भी 5 करोड़ अपने आप बन जाएंगे। शुरुआत के 10 लाख रुपए आपको हमेशा मुश्किल बनेंगे, मगर जब आपका ये 10 लाख रुपए बन जाएंगे तो पैसा जोड़ना आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। तो आप फाइनेंस में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। इंडिया में लोग जब पैसा उठाते हैं लोन की तरह, सबसे पहले सोचते हैं कि क्या मैं बाहर घुमाऊं, क्या मैं इससे कोई फर्नीचर खरीद लूं, कौन सा मैं पैसे से खर्चा कर लूं। जब आप इस पैसे को यूटिलाइज करके कुछ बड़ा करने की सोचोगे तभी ये पैसा आपको बेनिफिट देगा। जब भी आप इस पैसे से कोई खर्चा करने की सोचोगे, मैं ये नहीं कह रहा आप खर्चा मत करो, आप खर्चा करो मगर अपनी एडिशनल इनकम से करो। आप देखो कि वो खर्चा करने से आपको बाद में कोई रेजिस्टेंस तो नहीं आ रहा आपके लाइफ में, आपका बजट तो नहीं हिल जा रहा, आपको शुरुआत में वो चीज बहुत पसंद आ रही है मगर आप 3 महीने बाद सोच रहे हो अगर मैंने नहीं भी ली होती तो कुछ नहीं था, आज मेरे पास 5,000 रुपए इमरजेंसी फंडिंग है। तो इन सारी चीजों के लिए आप पहले अपने आप को डिसिप्लिन में ढालो कि मेरी इनकम का 1% नहीं, थोड़ा सा 10% तक तो मैं बचा के चलूं। मैं 20,000 रुपए में 2,000 रुपए तो बचा सकता हूं, 1 लाख रुपए में मैं ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए तो बचा सकता हूं। अगर ये डिसिप्लिन मैं लाइफ में डालूंगा तो मैं अब वो पैसा स्टॉक में डालूं, म्यूचुअल फंड में डालूं, क्रिप्टो में डालूं और एफडी में डालूं, ये सारों में मैं डालना शुरू करना इंपॉर्टेंट है, किसमें कितना रिटर्न बना वो नहीं। जब आप जिंदगी में लंबे टाइम के लिए इसको इन्वेस्ट कर रहे होगे तो कहीं ना कहीं आपका बड़ा कॉर्पस हो जाएगा और ये बिना किए आप नहीं सीखोगे। आपको कोई अच्छी टिप दे देगी कहां स्टॉक में पैसा लगाना है, आपको कोई अच्छी टिप दे देगी आपको एफडी कौन से बैंक की लेनी चाहिए, ये टिप्स आपके काम जिंदगी में नहीं आएंगी, क्योंकि जो आपको टिप दे रहा है उसके पास एक अलग कॉर्पस है, आप एक अलग कॉर्पस से शुरू करने वाले हैं।
तो अपने आप को स्टेबल करने के लिए कि आपको डर लगना जिंदगी में बंद हो जाए, आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। इमरजेंसी फंड कितना? सपोज करते हैं मैं 20,000 रुपए महीना कमाता हूं, तो साल का मेरे को कितना रुपए चाहिए? 2,40,000 रुपए। 12 इंटू 20,000। अगर मैं 1 लाख रुपए महीने का कमाता हूं तो मेरे पास साल का पैसा होना चाहिए 12 लाख रुपए। अब इमरजेंसी फंड ये होता है कि मेरे पास 6 महीने के खर्चे अपने पास पड़े हैं, ताकि मेरे ऊपर कैसी भी दिक्कत आ जाए, कोई हेल्थ की इमरजेंसी आ जाए, मेरी जॉब छूट जाए, मेरा बिजनेस ना चले, उस समय पे मैं अपना 6 महीना काट पाऊं। क्योंकि आदमी पहले और दूसरे महीने पे अपना दम तोड़ना शुरू कर देता है। तो सबसे पहले जब भी आप किसी इनकम में ग्रुप में आए, चाहे आप 18 साल के हैं, 20 साल के हैं, 25 साल के हैं या 45 साल के हैं, और आपका इमरजेंसी फंड नहीं है, कैसे आप निकालोगे कि मेरा इमरजेंसी फंड होना कितना चाहिए? जो आपकी करंट इनकम है, आप उसको 6 से इंटू कर लीजिए। आपका 20,000 रुपए की इनकम है, आपके पास 1,20,000 रुपए एक फंड में होना चाहिए, जो आप सिर्फ उस समय निकालोगे जब आपके ऊपर दिक्कत आएगी। आपकी 50,000 रुपए सैलरी है, तो आपके पास 3 लाख रुपए होना चाहिए कि जब मेरे ऊपर दिक्कत आएगी, ये सिर्फ तभी निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। जब आप ये फंड बना लेते हो तो लाइफ में आप अब स्पीड से जाओगे आगे, क्योंकि अब आपको डर कम लगेगा। अब आपको जॉब छोड़ने से पहले रिस्क नहीं लगेगा। अब आपका बिजनेस अगर 3 महीने नहीं चलेगा, आपको रिस्क फील नहीं होगा, और आप डेडिकेटेडली परसिवरेंस के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ आगे जा सकते हो। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। हैव अ ग्रेट डे एवरीवन।